नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। ये रात बहुत रहस्यमयी है क्योंकि इस रात के भीतर छपा है सत्ता के 5 दरबारों का रहस्य। और इसी रात में राजनीतिक दलों के कारिंदे निकल पड़े हैं चौकस होकर कि आखिर कैसे कल जनता किसे लोकतंत्र का झंडा थमाएगी। तो ऐसे में रात का राज बहुत गहरा है क्योंकि कल का सूरज सत्ता के 5 सिंहासनों के साथ लोकतंत्र की इबारत लिखने वाली है। ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर कल के सूरज से पहले ये रात सत्ता की उधेड़बुन में मशगूल है। वैसे देश के 5 राज्यों में चुनावी समर अपने आखिरी सफर पर है। अब सत्ता की लड़ाई के आखिरी पड़ाव पर कोई भी पार्टी अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहती, लेकिन उत्तर प्रदेश में नतीजों से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ऐसा ही एक आरोप सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि बनारस में ईवीएम से लदी 3 गाड़ियां पकड़ी गई थी। 2 गाड़ियां निकल गई, लेकिन एक को सपा के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। इसी आधार पर अखिलेश कह रहे हैं कि चुनाव में धांधली की कोशिश की जा रही है, जिसका यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पलटवार किया है। और उनका कहना है कि विपक्ष हारने के बाद की प्रैक्टिस कर रही है। तो आज इसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे आखिर कल कौन किस पर भारी पड़ेगा। नब्ज को नकारना, न पहचानना, ये राजनीतिक जिसको कहूंगा कि सोच का अभाव है। और एक विपक्ष के दल को तो लोकतांत्रिक परंपराओं में हार और जीत को एक समान लेकर व्यवहार करना चाहिए और उनको हार स्वीकारने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि 14 से वो लगातार हार रहे हैं। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, उपचुनाव हारे, जिला पंचायत वाले हारे, मेयर हारे। अब एक नई हार के लिए तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 8 दिन पहले ही मैंने कहा था कि अभी जितनी जोर से ये अपने दावे कर रहे हैं, उतनी जोर से ये ईवीएम को, ये डिजिटल रैलियों को, ये जो चुनाव आयोग को, ये सरकारी मशीनरी को, ये विभिन्न प्रकार के लोगों को कोसने का रिहर्सल कर रहे हैं। और उसकी तैयारी इन्होंने पहले शुरू कर दी थी। चुनाव में टेम्पो बनाए रखना था, इसलिए दावे कर रहे थे, झूठी घोषणाएं कर रहे थे। सरकार में आए तो फौज में भर्ती करा देंगे। कहां से करा दोगे? लेकिन कहने में कोई भी कह सकता है। इस तरह कितनी ढपोर संखी घोषणाओं को करा डाला। कहा कि हम नई पेंशन नीति को लागू कर देंगे। कैसे लागू करोगे? आपने ही 70,000 करोड़ रुपया जो जनता का अंशदान था, उसको आपने केंद्रीय जो संस्थान थे उसमें आपने 60 साल, 90 साल और 100 साल के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया। दरअसल आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन जनादेश में बस अब एक रात बची है और जनादेश आने के बाद ये तय हो जाएगा कि जनता आखिर भरोसा किस पर कर रही है, अविश्वास किस पर है, और आखिर जनता के मन में क्या था जो राजनीतिक दल समझ नहीं पाए, या कैसे जनता ने किसको कितना पानी पिला दिया और किसको सत्ता का ताज पहना दिया। अब जो सुबह होगी तो राजनीतिक दलों की सच्चाई सामने होगी कि आखिर जनादेश किसके हाथ और किसके साथ मजबूत कर रहा है। और ये जो रहस्यमयी रात है, इसी पर चर्चा करेंगे आज कि आखिर आज की रात क्या क्या हो सकता है और पार्टियां किस जोर आजमाइश में लगी हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा और दिलीप यशवर्धन। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। दिलीप यशवर्धन जी, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और तमाम तरह की चीज़ें ये जो अब
लोकतंत्र में शुमार हुई हैं, क्या जनादेश जो मिल रहा है राजनीतिक दलों को, वो भी कहीं ना कहीं खतरे में नहीं पड़ जाता है कि जो जनता का भविष्य बनाने के लिए 5 साल को चुने जाने हैं, 10-8 दिन उनको ही नहीं पता रहता कि उनका भविष्य आखिर कहाँ जा रहा है और किसके हाथ में है। दिलीप जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज नहीं मिल रही है दिलीप। विपिन शर्मा जी, आवाज मिली मेरे को, मेरी आपको? जी 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 आवाज तो ये सवाल मेरा आपसे भी है, मैं आपके पास आता हूं। दोहराएंगे आप त्रिशूल जी? दरअसल ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, और ये जो नए नए शब्दों का शुमार हुआ है राजनीति में, जो 5 साल के लिए जनता का भविष्य तय करेगा, जो जनता के भविष्य को उन्नति और उत्थान की ओर ले जाएगा, उसको 10 दिन ये पता नहीं रहता है, उसको और उसके घर वालों को भी, कि आखिर मेरा भविष्य कहाँ जा रहा है और मैं कहाँ हूं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति तो समझ आता है, चलिए ठीक है, किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है, तो वहां पर हंग असेंबली तो हो नहीं सकती, तो वहां पर आपको समर्थन लेना पड़ता है। लेकिन ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और हॉर्स ट्रेडिंग बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है ये, और चिंता का विषय है। यहाँ पर एक आम आदमी के दृष्टिकोण से अगर हम सोचें, वो इतना अपनी जिंदगी भर का भरोसा जताता है एक राजनीतिक दल पे, एक नेता पर। चुनावी मैदान में जब नेता आते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप हमारे को 5 साल दीजिए, हम आपकी जितनी पुराने अधूरे सपने हैं उनको पूरा करेंगे, कायाकल्प बदल देंगे पूरे। तो ये उसके बाद अगर उसके पीछे की कहानी क्या है, वो अगर जनता को पता चलती है, तो उससे ज्यादा शर्मनाक बात और दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि जनता के विश्वास का विश्वास के साथ धोखा, विश्वासघात, कि आप अब अपनी सीढ़ी, बुलंदी की सीढ़ी चढ़ने पर आपने क्या क्या आपने कदम उठाए। तो वो इस तरफ सोच, एक रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, हम रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो रिफॉर्म्स की भी बात करनी चाहिए कि रिफॉर्म्स कुछ आने चाहिए। कि जैसे हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करी कि जिनके कितने उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, कितनों पे बलात्कार के मामले थे, कितनों पे खून का मामला, खून करने का मामला था। तो ये सारी बातें हैं। उसी तरह से रिफॉर्म्स आने चाहिए कि पहले ये लोग एफिडेविट में पूरा अपना एक लिखित करके बयान दें कि यहाँ पर हम लोग अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो हम रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और ये जो दृश्य देखने को मिलते हैं अमूमन, कि आप हाईजैक कर लेते हैं कुछ एमएलए को, विधायकों को, और फिर वो कैदी बनकर आपकी भाषा बोलते हैं, तो ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। इस दिशा में सोच जानी चाहिए राजनीतिक दलों की, और मंथन करना चाहिए, क्योंकि अपने जब निजी मामले होते हैं नेताओं के, तो वहां पर एकमत हो जाती है। लेकिन यहां पर जनता के दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है कि जनता को किस चीज की अपेक्षा है। जनता चाहती है कि साफ छवि वाले उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरें और उनके विश्वास के साथ विश्वासघात ना हो। लेकिन ये चीजें देखने को मिलती हैं, ये भी एक रिवायत सी बन गई है हमारी राजनीति की। ठीक बात है। दिलीप यशवर्धन जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी। दिलीप यशवर्धन जी, ये खरीद फरोख्त और ये बेटे बेटियों द्वारा एफआईआर कराना, पति का पत्नी के लिए पता नहीं रहना कि कहाँ जीत के पत्नी विधायक हो के कहाँ कोई 10 दिन कहाँ उनका भविष्य, और ये सब चल रहा है कि अब सत्ता को प्राप्त करने के लिए जिस तरह विधायकों को गायब कर दिया जाता है, रिसोर्ट में, होटल में छुपा दिया जाता है, तो फिर विश्वास कहाँ बचता है और कहाँ लगता है कि हम लोकतंत्र में एक बहुत नए दौर में आ गए हैं। ऐसा लगता है कि ये तो बिल्कुल लोकतंत्र का वो सामंतवादी चेहरा है कि बिल्कुल अगर जो कम ताकतवर होने जा रहा है वो बहुत कमज़ोर पहले घोषित हो जाता है या वो बहुत कमज़ोर दिख जाता है। राजनीति है। जब राजनीति में अपनी मजबूती के लिए
एंटी सोशल एलिमेंट्स को राजनीति का हिस्सा बना दिया और उनको लगा कि राजनीति से मजबूत हो जाएगी, तो वो एंटी सोशल एलिमेंट्स ने बात यही काम करना शुरू कर दिया। जो काम वो पहले अपने इनकम के लिए करते थे, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए करते थे, उसी काम को उन्होंने, उसी फॉर्मूले को उन्होंने राजनीति में लागू कर दिया। और कुल मिलाकर के सत्ता पाने की सारी कवायद है। सत्ता मिले ये न किन प्रकारेण ये साम दाम। विपिन शर्मा जी, बड़ा लंबा अनुभव आपका है। क्या क्या हो सकता है कि आज की रात में क्या स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट होंगे, क्या स्ट्रेटेजी का पार्ट होगा? सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों को लेकर असुरक्षित रहते हैं। क्या क्या किया जा सकता है रिजॉर्ट और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने या जोड़ने या जोड़ भाग करने के लिए? क्या क्या किया जा सकता है? आज हमने किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बुलाया, इसीलिए आज सिर्फ राजनीतिक व्यक्तियों के अलावा राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार ही हैं डिबेट में, कि वो बताएं कि क्या क्या संभावना राजनीतिक दलों को नजर आती है आगे। देखिए, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो वहां पर अगर हम उत्तर प्रदेश की और पंजाब करें, वहां पर जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, तो वहां पर तो स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। चाहे आप आम आदमी पार्टी की बात करें पंजाब में और भाजपा की बात करें उत्तर प्रदेश में। नहीं, ये तो जनादेश तय करेगा कि कौन आएगा। जनादेश तय करेगा, वो तो निश्चित बात है। वो तो अभी तो हम लोग सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अभी तो बहुत कुछ पासा पलट सकता है। क्रिकेट में जब आखिरी गेंद तक कुछ आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो ये तो राजनीति है। लेकिन यहाँ पर बहरहाल मुद्दा ये है कि अगर आप खरीद फरोख्त की, जो आपने सवाल पूछा, उस पर मैं उत्तर दे रहा हूं कि पंजाब, गोवा और उत्तराखंड, ये 2 ऐसे जगह हैं जहां पर ये संभावना होगी कि स्पष्ट बहुमत या किसी के नंबर कम पड़ सकते हैं। वहां पर आपको समर्थन जुटाने के लिए, ये जो आपने जिक्र करा, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात करी, हॉर्स ट्रेडिंग की बात करी, तो वहां पर ये इसकी संभावना ज्यादा है, प्रबल संभावना है। क्योंकि यहाँ पर हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं होने वाली। और अगर ये ऐसा पासा पलटता है कि ये मान के चलिए कि 160 और 160 उधर आ जाते हैं, या 180 का आंकड़ा आप मान के चलिए कि भाजपा और 180 के आसपास सपा, और उस स्थिति में बसपा किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है, तो वो बात एक अलग होगा कि अगर ऐसी संभावना बनती है। लेकिन यहाँ पर ज्यादा संभावना जो हॉर्स ट्रेडिंग की या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जो हम बात करते हैं, खरीद फरोख्त की बात करते हैं, वो गोवा में और उत्तराखंड में उसकी संभावना ज्यादा है। बिल्कुल विपिन जी, मैं आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। विपिन शर्मा जी, जो व्यक्ति लोकतंत्र के द्वारा भारी जनादेश से चुना जा रहा है और वो व्यक्ति 10 दिन तक किसी होटल में कैद है, परिवार तक को पता नहीं है कि कहाँ है, क्या 75 साल बाद यही दिन देखने थे लोकतंत्र को और देश को? निश्चित बात है कि ये एक तरफ आप जनता के समक्ष जब जाते हैं, उनसे रूबरू करते हैं, तो वहां पर आपकी चाहते हैं कि जैसे आपका दामन बिल्कुल पाक साफ है, लेकिन पीछे की कहानी क्या है, ये जब जनता को पता चलती है, और तो वो उनका कितना विश्वास टूटता होगा कि यहाँ पर 10 दिन पूरा आप पासा कैसे पलटते हैं नेता। और ये सारे राजनीतिक दलों पर बात फिट बैठती है। ये कहना कि तो सब लोग ऐसी होता नहीं है कि जहां पर उनको लगता है कि उनको मौका मिल रहा है, तो हर कोई अपना उस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहता है। लेकिन वो इस बीच ये बात भूल जाते हैं कि जनता से जो वायदे उन्होंने करे थे कि हम साफ सुथरी छवि वाली सरकार बनाएंगे और आपके सपने तो पूरे करेंगे, लेकिन साथ में पारदर्शिता बना के रखेंगे, तो वो पारदर्शिता कहाँ चली जाती है, गायब हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये इसकी जवाबदेही बनती है।
और यहाँ पर इसमें खुल के आके नेताओं को जनता के बीच आके इस पे अपना अपना क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है, उसको सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि जनता पे एक संदेश जाए, ताकि ये जो अगर ये सिर्फ एक हम लोग सिर्फ पत्रकार लोग या मीडिया की तरफ से ये खबरें हैं कि यहाँ पे खरीद फरोख्त होता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती है, तो बिल्कुल बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब यही है कि जनता जनार्दन होती है और जनता को पूरा हक है सवाल पूछने का, और जनता को पूरा हक है कि जो सरकार बनती है, जिसकी भी सरकार बने, उसमें पारदर्शिता बनी रहे और जवाबदेही हो, ताकि जनता कोई सवाल पूछे, उसमें कोई ये डिक्टेटरशिप नहीं है, तानाशाही नहीं है। चाहे आप किसी भी राज्य सरकारों की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, बड़ा आसान होता है, मैं एक बात जरूरी बोलना चाहता हूं, बड़ा आसान होता है बोलना कि विपक्ष आके हमला बोलते है कि मोदी सरकार अपनी मनमानी करती है। ऐसे तो बातें हम ममता बनर्जी के बारे में बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था वहां पर। तो ये चीजें बड़ा इस पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए, और ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि अब इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते इस मुद्दे को, कि ये क्योंकि जनता का इससे बहुत कुछ लेना देना है, जनता के विश्वास की बात है। अगर आप किसी सीढ़ी पे चढ़ के गए हैं और आपकी पहली सीढ़ी पूरी दागी है और आपने उसमें कुछ ऐसे कार्य कर रखे हैं जिस पे सवाल जवाब बनते हैं, और तो वहां पर तो आप कैसे बाकी 5 साल कैसे आप काम करेंगे पूरे, कैसे आप पे भरोसा जताया जाए? तो ये चीजें किसी के गले उतरेंगी नहीं। अब वक्त आ गया है, 21वीं सदी है, कि जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि हम हिंदुस्तान अपने महान मुल्क को महाशक्ति बनाएंगे, इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाएंगे, नए भारत की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, नेशन बिल्डिंग, तो यहां पर उसके साथ साथ ये सुनिश्चित करना अति आवश्यक हो गया है कि हमें साफ सुथरी छवि वाले नेता मिले, राजनीतिक दल मिले, जो बिल्कुल छाती ठोक कर ये बोले, जाके दुनिया के सामने जाए, जनता के सामने जाए और बोले, हाँ हमारे पर कोई किसी तरह का आप इल्जाम नहीं लगा सकते, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते। तब बात बनेगी, तब एक अच्छा संदेश जाएगा कि बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर ऐसे ईमानदार नेता की हमारे को जरूरत है, और ये हमारे जो अधूरे सपने हैं, अधूरे काम है, उनको पूरा करेंगे, तभी हमारा भरोसा बुलंद रहेगा, बरकरार रहेगा। ठीक बात है। दिलीप यशवर्धन जी, जी एक लंबा दौर गुजर चुका है और हम नए दौर में हैं, और वहाँ ये हमें देखना पड़ रहा है कि विधायक लापता हैं और उनका कोई अता पता नहीं है, और राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं रिजॉर्ट में उन्हें घेर कर रखना पड़ रहा है। तो क्या लगता है आपको कि ये सब कल हमें पढ़ना भी होगा, ब्रेकिंग भी आएंगी कि फलां विधायक लापता है, फलां विधायक का पता नहीं चल रहा है, उनकी बिटिया ने, उनके पुत्र ने रिपोर्ट दर्ज करवाई? तो क्या लगता है कि ये लोकतंत्र का कैसा चेहरा है? ये लोकतंत्र का ऐसा ही चेहरा है त्रिशूल जी, जो हम लोग देख रहे हैं अभी। विपिन जी जो बातें कह रहे थे, मैं उनकी बातों से सहमत हूं, और मैंने इस बात को कई बार और चैनल्स पे भी कहा है कि बड़ी आयरनी है इस देश के कानून में और उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में। नेता जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठता है तो संविधान में लिखी हुई कसम खाता है, और कसम में कहा जाता है कि मैं भारत के संविधान और कानून के हिसाब से इस देश की सेवा करूंगा। अब देखिए कि उसने संविधान कभी पढ़ा नहीं होता है, संविधान की किताब खोल के कभी देखी नहीं होती है, और वो कसम खाता है कि मैं संविधान के हिसाब से देश की सेवा करूंगा। तो सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन तो यहीं पर आ जाता है इस देश की राजनीति में, कि जिस व्यक्ति को हम संवैधानिक पद पे बैठा लें, उस व्यक्ति को संविधान के मायने ही नहीं पता है, तो वो पद के साथ न्याय कैसे करेगा? तो उसके लिए वो पद कोई संवैधानिक दायित्व का माध्यम नहीं है, उसके लिए वो कुर्सी जो है वो पावर को एंजॉय करने का एक सोर्स है, वहां बैठ करके 5 साल तक अपनी मनमानी करने का एक माध्यम है, और उस रसूख को एंजॉय करने का और अगले 5 साल के लिए साधन बनाने का एक रास्ता मिल जाता है उसको। सब शुरुआत में जब डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करी गई आजादी के बाद से,
तो डेमोक्रेसी में पढ़ाई लिखाई का जो क्राइटेरिया था वो नेताओं के लिए इसलिए हटाया गया था उस समय कि जो व्यक्ति समाज के बीच का होगा, जो समाज सेवक होगा, वो समाज की समस्याओं को लेकर के संसद तक जाएगा और वहां समाज के लोगों की जरूरतों के हिसाब से कानून और नियम बनवाएगा, बनाएगा और चलाएगा। लेकिन धीरे धीरे समाज सेवक राजनीति से गायब हो गए। राजनीति में समाज सेवा का जो एलिमेंट था वो एकदम खत्म हो गया और ये बिजनेस बन गया। यहाँ धनबल आने लगा, बाहुबल आने लगा, और फिर जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो किडनैपिंग है, जो रिजॉर्ट में बैठाने का कार्यक्रम है, ये तभी शुरू हुआ। और अब मेरा ये मानना है कि संवैधानिक पद पर जिसको बैठालना है उसको संविधान की जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर कोई क्वालिफिकेशन ना हो लेकिन फिर भी, जैसे बच्चे को एनडीए में जाना होता है, बच्चे को डॉक्टर बनना होता है, बच्चे को इंजीनियर बनना होता है, तो कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं। इसी तरीके से जिसको राजनीति में आना है उसके लिए कम से कम संविधान का सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए और संविधान का एक टेस्ट लेना चाहिए। उस टेस्ट में अगर वो पास होता है तो उसको संवैधानिक पद के लिए कंटेस्ट करने की परमिशन देनी चाहिए। कंटेस्ट करने के बाद अगर वो जीत जाता है तो फिर एक एग्जाम होना चाहिए। अब अगर उस एग्जाम को क्वालिफाई करता है तो उसको संवैधानिक पद पर बैठाल करके संविधान को आगे बढ़ाने का अधिकार देना चाहिए, वरना वापस कर देना चाहिए। लेकिन ये सारा काम सिर्फ राजनीतिक दल कर सकते हैं और राजनीतिक दल इस काम को करेंगे नहीं। देखिए वो आप राजनीतिक तो दलों जब में इस देश की जनसंख्या अपने भत्ते बढ़ाने होते हैं नहीं, तब सब एक हो एक जाते हैं। बहुत बड़ी एक त्रिशूल जी, एक बहुत बड़ा जो मिथ है, आपने किसी बच्चे को ये नहीं सुना होगा कि मैं आईआईएम आईआईटी जाऊंगा, उसके बाद निकल के इस देश की संसद संभालूंगा, राजनीति संभालूंगा। वो कहता है मैं आईआईएम आईआईटी करके निकलूंगा, अच्छी जगह से एमबीए करूंगा और बढ़िया नौकरी करूंगा। तो राजनीति ने इस देश के पढ़े लिखे तबके को के दिमाग में ये भर दिया है कि तुम सिर्फ नौकर बनने के लिए हो और शासक हम होंगे जो बिना पढ़ा लिखा आदमी होगा। जो बिना पढ़ा लिखा आदमी, जो अनपढ़, जो मर्डरर होगा, जो रेपिस्ट होगा, जो गुंडा होगा, वो सत्ता पे बैठेगा और वो पढ़े लिखे को शासन कराएगा, वो पढ़े लिखे को ऊपर शासन करेगा, वो पढ़े लिखे लोगों को डायरेक्शन देगा। तो ये डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है। इस देश में डेमोक्रेसी की परिभाषा बदलनी चाहिए। देखिए भत्ते जब उनको लेने होते हैं, बढ़ाने होते हैं तो सारे विधायक एक हो जाते हैं और जब उनको अपने हित की बात करनी होती तो सब सारी चीज़ें एक हो जाती हैं। पहले सुना करते थे कि देवदूत आते हैं सफ़ेद वस्त्रों में, सफ़ेद घोड़े पर, लेकिन अब वो सफ़ेद गाड़ियों में और जो सफ़ेद कपड़े में बड़े महंगे महंगे मोबाइल लिए जो देवदूत आते हैं, वो कुछ देवदूत जनता का भला नहीं करते हैं लेकिन जनता से ले ज़रूर जाते हैं। और शायद यही चला आ रहा है और चलता रहेगा, क्योंकि बदलाव कुछ देखने को मिला नहीं। काम होने नहीं होने पे वोट हुआ नहीं, वोट हुआ जिन बातों का राजनीति से लोगों से कोई सरोकार नहीं था उन पर वोट हुआ। विपिन जी। जी निश्चित बात है। देखिए एक बात है कि हम डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं, डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और ये हर एक को पता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बाद कितना अमल होता है कि आप लोकतंत्र क्यों नेता भूल जाते हैं, राजनीतिक दल भूल जाते हैं कि जिन ये जनता के बलबूते ये लोग सत्ता पे काबिज होते हैं, इनको सत्ता मिलती है और सत्ता की जो चाबी है वो जनता के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो सकती है। ये बातें क्यों नहीं जहन में रखते? तो यहाँ पर जनता की क्या अपेक्षा है, जनता क्या क्या चीजें उम्मीद करके चाहती है, तो वो चीजें जब तक नेता समझेंगे नहीं तो तब तक बात नहीं बनने वाली। लेकिन यहाँ पर एक बात, बड़ी जरूरी बात मैं बोलना चाहूंगा। अभी हम रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 14वां दिन है आज, और यहाँ पर जो विध्वंस मचा रखा है पुतिन ने, अगर हम दूसरा पहलू लें, अगर पुतिन को ये लगता है वहां के राष्ट्रपति को रूस के कि वो बहुत बड़े शासक बन गए हैं और इतिहास के स्वर्ण पन्नों में उनका नाम दर्ज होगा, तो बहुत ही गलतफहमी में एक बात जो वो भूल रहे हैं कि उनकी खुद की जनता उनकी दुश्मन बन गई है, उनकी खिलाफत कर रही है इस समय। वो अलग बात है कि उन्होंने फौज लगा रखी है, वहां पर फौज और पुलिस लगा रखी है कि वो जनता की आवाज बंद कर देते हैं और जो उनकी खिलाफत करते हैं उनको अंदर जेल में बंद कर देते हैं और कई धाराओं में उनको कैद कर रखा है।
साथ में सबसे बड़ी बात है फौज, जिस फौज के बलबूते वो लड़ रहे हैं, उनके फौज के जो परिजन हैं, जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, तो वो भी आज खिलाफत करना चाहते हैं। अंदर से वो खुश नहीं है पुतिन से। तो ये बातें सबको समझनी चाहिए कि किसी जगह डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो ये वो दिन चले गए। ये 21वीं सदी है कि जब जनता आपकी बात आंख बंद करके मान लेती थी। अब जनता सवाल जवाब पूछेगी अपने नेताओं से, राजनीतिक दलों से, उनको कटघरे में खड़ा करेगी। ये असली लोकतंत्र है। आप भले ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो आपका, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, या डिक्टेटरशिप हो, जिस तरह की भी आपकी सरकार हो, जनता जनार्दन होती है। जनता का फैसला, जनता की मांगे सर्वोपरि। जैसे कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, और राष्ट्र बिना जनता के अधूरा है। जनता है तो राष्ट्र है आपका। तो यहां पर ये बातें समझनी पड़ेगी कि जनता के जो हित में बात हो वो नेताओं को समझनी पड़ेगी, तभी जनता स्वीकार करेगी, अपनी स्वीकृति देगी नेताओं को। वो दिन चले गए जब आप जो बोलते थे नेता, तो वो उसको आंख बंद करके माना जाता था, पट्टी बांध रखी थी जनता ने। अब वो दौर नहीं है। ये इनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने नहीं चाहिए नेताओं को। मैं एक बड़ी जरूरी बात बोलूंगा। एक अंग्रेजी का फ्रेज है, डू इट योरसेल्फ। बिल्कुल, मैं जवाब लूंगा आपका। पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकांत दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदुकांत दीक्षित जी, स्वागत आपका एएनबी न्यूज पर। विपिन शर्मा जी, ये जो खरीद फरोख्त है, ये सब दौर है, ये सब चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि देखिए परिणाम आने वाले हैं, तो चिंता सता रही है कि विधायकों को कहीं से एयरलिफ्ट करना पड़ा, तो उसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। यूक्रेन से रूस का युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। वहाँ पर इतने भारतीय फंसे हुए थे, बड़े आराम से उनको निकाला गया। हालांकि सरकार ने प्रयास अच्छे किए, लेकिन यहाँ एक दिन परिणाम कल आने हैं। और आज ये बात चल पड़ी है कि अगर विधायकों को कहीं, जो जिताऊ विधायक हैं, उनको एयरलिफ्ट करके भी निकालना पड़ा, और जो मौजूदा प्रबंध उनके लिए किए गए हैं, जिस रिसोर्ट में वहाँ पहुँचाना पड़ा, तो ये भी किया जाएगा। निश्चित बात है। देखिए, जब अपना उल्लू सीधा करना होता है या अपना निजी स्वार्थ छुपा होता है, वहां पर नेता, राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ते। और यहाँ पर सबको पता है डू और डाई वाली बात है, यहाँ पर करो या मरो। तो यहाँ पर कोई ऐसी कसर छोड़ना नहीं चाहेगा नेता। राजनीतिक दल, जितने भी मुख्य राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं, जिनके फैसले ईवीएम में बंद हैं, और ये चंद घंटे उनके लिए बहुत ही बेचैनी वाले होंगे, तो यहाँ पर कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहेगा। और हर एक अपने अपने प्रयास, रातों की नींद सबकी उड़ी हुई है, और यहाँ पर ओवर टाइम, भले ही जनता के काम के लिए वो ऐसी फुर्ती दिखाते नहीं, ऐसी ऊर्जा दिखाते नहीं, लेकिन क्योंकि खुद के निजी स्वार्थ का सवाल है, तो यहाँ पर नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे होंगे। और उनके समर्थक, उनके जितने बाकी टीम है, वो सारे इस समय लगे होंगे। जिसे कहते हैं ओवर टाइम चल रहा है इस समय, वर्किंग राउंड द क्लॉक। और वो ये सुनिश्चित करने में लगे हैं कि कोई कसर ना छूटे, ताकि अंत में फैसला उनके हित में आए। ठीक बात। और सरकार वही बनाए। इंदुकांत जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल मिल रही है। इंदुकांत जी, देखिए आज बजट पेश किया है भूपेश बघेल ने। रात को देहरादून भी पहुंच जाएंगे, और बड़ी भारी ये रहस्य की रात है कि सब दल लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ बैठाकर जितने लोग निकाल लिए जाएं भंवर से, कोई फंसा न रह जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई और ले उड़े उसे। ये सब चल रहा है आज की रात में। ठीक कह रहे हैं चंद्रशेखर जी। देखिए, दो स्थितियां हैं राजनीति में, और 5 राज्यों के चुनाव जिन परिस्थितियों में जैसे हुआ है, उसमें 5 राज्यों में कांटे की टक्कर कई लोगों का मानना है कि था, और खास तौर से गोवा में और उत्तराखंड में ऐसी स्थिति मानी जा रही है। तो पिछले जो एक्सपीरियंस रहे हैं, खास तौर से कर्नाटक में एक बार का भाजपा का, और
पिछली बार गोवा में जिस तरह का अनुभव था कांग्रेस का कि उनको ज्यादा सीटें मिली और सरकार बना ली भाजपा ने, और उनके विधायकों को और बाकी और विधायकों को मिला करके। और इस बार ऐसा लगता है कि जो जो दो छोटे राज्य हैं, खासतौर से उत्तराखंड और गोवा, वहाँ पे इस तरह की स्थितियां हैं कि 2-4 विधायकों के अंतर से सरकारें उलट से हो सकती हैं। इसलिए सभी दल जो सत्ता की लड़ाई में हैं वो पूरा जी जान से जुटे हुए हैं कि हमारे विधायक चुनाव में जीतने के बाद कहीं दाएं बाएं ना हो जाए, और अगर 2-3-4 विधायकों की हमें जरूरत पड़े तो कैसे मैनेज कर करके निर्दलीय या छोटे दलों के विधायकों को अपने साथ जोड़कर किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद लगाकर अपनी सरकार बना ली जाए। दिलीप यशवर्धन जी, अनुभव है क्या हो सकता है कि क्या क्या और राजनीतिक दल कर सकते हैं आज की रात? सरकार बनाने के लिए जिस हद तक जाना होगा वो सब कुछ कर सकते हैं। इसकी कोई परिभाषा नहीं है। इस परिभाषा का जो रिजल्ट है वो सिर्फ इतना है कि सत्ता मिलनी चाहिए। किसी को कैद करके रखना हो, किसी को नजरबंद कर देना हो, चाहे कुछ इल्जाम लगा देना हो, चाहे किसी तरीके से प्रेशर डलवा देना हो, जो भी कर देना हो, लेकिन ये कवायद तभी शुरू होगी जब ये लगेगा कि अब हमारे हाथ में सत्ता जाने वाली है। और अभी तक रिजल्ट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है वो कुछ और कहती है, एग्जिट पोल कुछ और कहता है, पब्लिक ओपिनियन कुछ और कहती है। ये कल सुबह जब डिब्बे खुलेंगे तब अब देखिए ईवीएम को लेकर के झगड़ा शुरू हो गया। कई जगह बैलेट पेपर्स पकड़े जा रहे हैं, ईवीएम की लीगल ट्रांसपोर्टिंग पकड़ी जा रही है, विपक्ष लगा हुआ है। अभी किसी जगह पे मैंने सुना है कि सपाइयों ने काफी जो काउंटिंग स्थल है वहां पर काफी हंगामा कर दिया है। तो अब ये सारे चीजों का क्या मायने हैं, क्यों हो रही हैं, क्या चाहते हैं, क्या रिजल्ट निकलेगा इन सारी चीजों से, ये सारी चीजें समझ के बाहर हैं। लेकिन सत्ता बनाने की जो लालसा है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी को भी है और समाजवादी पार्टी को भी है। बाकी पार्टियों को है लेकिन वो कहीं रेस में नहीं है। रेस में यही दोनों हैं और बाकी जितनी पार्टियां हैं वो सब इनके सपोर्ट के रूप में काम कर रहे हैं। और जिस अगुवाई की, नजरबंदी की बात हम लोग कर रहे हैं वो छोटी छोटी पार्टियां जितनी होती हैं या जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं जिनके जीतने की उम्मीद होती है, इन्हीं सब लोगों के साथ ये चीजें की जाती हैं। इन्हीं के साथ हॉर्स ट्रेडिंग होती है, खरीद फरोख्त होती है। और वो शायद इसी उम्मीद से मैदान में उतरते भी हैं। जो छोटे दल होते हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं, वो ये जानते हैं कि हम सत्ता में कोई भागीदारी नहीं कर पाएंगे। हमारी हिस्सेदारी सिर्फ इतनी होगी कि हमको एक बड़ा दाम मिल जाएगा या कोई बड़ी कुर्सी मिल जाएगी और हम अपना समर्थन उस पार्टी को दे देंगे जो हमारे लिए, हमारे मन की बात कर रहा होगा। ठीक बात है विपिन शर्मा जी, ये इतना रोचकता है राजनीति में, लेकिन वोट ऑफ परसेंट नहीं बढ़ा और लगातार अब कवायद ये भी है कि कैसे सत्ता बना ली जाए, कैसे सत्ता प्राप्त कर ली जाए। तो वोट ऑफ परसेंट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन सत्ता के प्रति जो राजनीतिक दलों की लालसा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों की लालसा उतनी नहीं है। उनके मन में एक धारणा ये हो रही है कि वोट देने से क्या होगा, लेकिन वोट हो रहा है और सरकार बनाने के लिए बड़े भारी प्रयास अब शुरू हो गए हैं। विधायकों के एयरलिफ्ट की बात की जा रही है, रिसोर्टों की बुकिंग हो गई है जहां सरकारें हैं, अपने अपने दल की सरकारें हैं। कांग्रेस के विधायकों के लिए राजस्थान सजा हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके बीच में कहीं लगता नहीं है कि लोकतंत्र हताहत हो रहा है, क्षत विक्षत हो रहा है पूरी तरह से? निश्चित बात है त्रिशूल जी। कुछ समय पहले जब हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी करी थी सीबीआई को लेकर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर, बोला था ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, केज्ड पैरेट है। समझने वाले सब समझ गए, जो ना समझे फिर वो उनकी समझ। तो ये देखिए, वो कई राजनीतिक दलों का समर्थन जुटाया जाता था सुरक्षा एजेंसियों का खौफ दिखाकर। जितनी आपकी एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो और इनकम टैक्स हो, तो ये भी एक था। क्योंकि आपने जिक्र करा रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का,
आपने जिक्र करा कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, कैसे नजरबंद कर दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है विधायकों को। और तो यहाँ पर वो एक और पहलू ये भी है कि सुरक्षा एजेंसियों का खौफ दिखाकर, क्योंकि बड़ा आसान होता है कि बोलना कि हम लोग जनता के सारे सपने पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब खौफ दिखाई देता है, सामने जेल जाने की बारी आती है, तो सबको दिन में तारे नजर आ जाते हैं। तो ये बातें भी किसी से छुपी नहीं है यहाँ पर कि ये इस समय जो पारदर्शिता की बात करते हैं, वो जब अमल करने की बारी आती है तो पारदर्शिता कुछ नहीं बना के रखते। और जवाबदेही जो नेताओं की बनती है कि वो जनता के जो प्रश्न हैं, सवाल जो हैं, उनका वो उत्तर दें कि वो उनकी उम्मीदों में कितने खरे उतरे। अगर उनसे जनता सवाल पूछे कि आपने सत्ता पाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए, या आपने कौन कौन से क्या वो रास्ता कैसे आया, आपके पास तो इतना ये जो आपका वोट शेयर था वो तो इतना वोट शेयर था, इतने आपको सीटें मिली, उसके बाद आपने सरकार कैसे बनाई, तो वो किसी के पास उत्तर नहीं होगा यहाँ पर। और क्योंकि अभी इंदुकांत दीक्षित जी बात बोल रहे थे, उस बात को मैं आगे पूरा करूंगा कि महाराष्ट्र की बात करें खास तौर पे और कर्नाटक की बात करें तो वहां पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भाजपा उभरी थी। गोवा की और भी बात हुआ की क्या, उल्टा हुआ। हाँ, गोवा की भी बिल्कुल, वो भी उन्होंने बात करी थी, बिल्कुल सही बात है। वहां पर स्थिति दूसरी थी। तो यहाँ पर बाजी किसने मारी अंत में, इसका मतलब ये और है कि मणिपुर जो की भी, और सिंगल मणिपुर की लार्जेस्ट भी बात पार्टी है, कीजिए, मणिपुर की भी कीजिए। हाँ बिल्कुल मणिपुर की बात करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जब बात चली है तो फिर वो बात खुल के होनी चाहिए। सब, मैंने तो वही आपको शुरुआती चर्चा में बोला, कोई राजनीतिक दल इस चीज से परे नहीं है। ये सब बात सब पे लागू होती है कि पारदर्शिता सिर्फ बोलने के लिए होती है, ठीक बात, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं बिल्कुल। और सब लोग ऐसा दर्शाते हैं कि उनका पाक दामन बिल्कुल पाक साफ है, जबकि इसके विपरीत है कि सिर्फ आप सफेद कपड़े पहनने से इसका मतलब ये नहीं है कि जनता समझेगी कि बिल्कुल आपकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। उसके पीछे आपने जो सत्ता पे काबिज हुए हैं, ये हर एक पे बात लागू होती है। यहाँ पर सबकी जवाबदेही बनती है और यहाँ पर अब चर्चा होनी चाहिए इस पे। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जब तक लोकतंत्र में चर्चा ना हो, खुले मन पे खुले मंच ना हो बात करने का, जनता सवाल ना पूछ पाए, तो फिर लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। लोकतंत्र का मायने क्या रह जाते हैं? ठीक बात। यहाँ पर अब वक्त आ गया है कि आपको रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। लोकपाल की बात चली थी, लोकपाल बिल लाने की। कौन तो रिफॉर्म्स, यहाँ पर आपको रिफॉर्म्स कौन लाएगा? रिफॉर्म्स लाने वाले लोग तो अगवा होने के लिए तैयार हैं। और आप देखिए, अगवा होने के बाद ना कोई एफआईआर होगी, अगवा करने वाला भी खुश, अगवा होने वाला भी खुश, और नजरबंद करने वाला भी खुश और नजरबंद होने वाला भी खुश। ये कैसा, देखिए आप लोकतंत्र का कैसा विद्रूप चेहरा। मैं आऊंगा विपिन जी आपके पास। इंदुकांत जी, ये कैसा विद्रूप चेहरा है लोकतंत्र का? देखिए, कोई कानून, भारतीय दंड संहिता की धारा लागू नहीं हो पा रही है, अगवा होने वाला खुश है, अगवा करने वाला खुश है, और बीच में जो अपराध उस दौरान घटित होगा वो भी कहीं ना कहीं एक उपलब्धि उन दोनों के लिए होगी, वो भी दोनों के लिए कीर्तिमान होगा। तो ये लगता नहीं है कि 75 साल आगे आने के बाद ये दिन देखने थे लोकतंत्र को? बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने चंद्रशेखर जी। इससे अच्छा उदाहरण हो नहीं सकता है कि अगवा करने वाला भी खुश, अगवा होने वाला भी खुश है। और देखें कि अगर ये लोकतंत्र है तो फिर लोकतंत्र के मायने क्या है। और इस बार तो जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उन 5 राज्यों में कमोबेश यही स्थिति होने वाली है, क्योंकि जैसे जमीनी रिपोर्ट मिल रहे हैं उसके अनुसार पूरी तरह से बहुत ही गोवा को ले लें, मणिपुर का भी आपने नाम लिया, और जो विपिन जी कह रहे थे ठीक कह रहे थे, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश में जो एग्जिट पोल आए हैं अगर वो सही निकले तब तो कोई दिक्कत नहीं कि एक तरफा एक पार्टी को बहुमत मिलेगा। लेकिन जैसे जमीनी रुझान पता चल रहे हैं शुरू से कि टक्कर कांटे की है और स्लेंडर मार्जिन से बहुमत मिलेगा किसी पार्टी को, और जैसा अभी तक रुझान है कि शायद भाजपा को स्लेंडर मार्जिन से वहाँ पे मिलेगा बहुमत है। लेकिन अगर ये स्थिति नहीं, बिल्कुल, मैं इंदुकांत जी आपका जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकांत दीक्षित जी, आप जवाब दे रहे थे और जवाब देना आज की रात बहुत भारी है, क्योंकि सब लगे हुए हैं जोड़ तोड़ में। कहाँ कैसे डोर डाली जाए, कैसे कांटा डाला जाए, कैसे जाल बिछाया जाए, सब लगे हैं। और ये जाल ही बिछाना पड़ रहा है, यही सब करना पड़ रहा है, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, देखिए जो मैं चर्चा कर रहा था कि ये बड़ा एक विचारणीय प्रश्न है पूरी दुनिया में। अभी देखिए कुछ दिनों पहले, लगभग पिछले आप देखेंगे 6 से 8 वर्षों में जो इतना विकसित व्यवस्था मानी जाती है ग्रेट ब्रिटेन की, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे दल मिलकर के अलायंस की सरकार बना रही है। बहुत जोड़ तोड़ करना पड़ रहा है। कुछ इसी ढंग की स्थिति इजराइल में भी हुई पिछले 2 चुनाव में। लेकिन इसके क्या अर्थ होंगे, इसके क्या रास्ते विकल्प निकाले जा सकते हैं जिससे लोकतंत्र में ये विद्रूप न देखने की नौबत आए लोगों को। इस पे सभी जगह पे राजनीतिक विश्लेषक विचार कर रहे हैं और राजनीतिक व्यवस्थाओं में ये मंथन चल रहा है। जिस ढंग की स्थिति बन रही है ये भारत में, जो आपने कहा जो अगवा करने की बात, वास्तव में वो अगवा होता नहीं है, वो अगवा स्वयं होते हैं ज्यादातर केसेस में। और राजनीतिक दलों का सोचे कि सिद्धांत की बात इतनी कमजोर हो गई कि सिद्धांत के सूत्र लोगों को पकड़ के नहीं रख पा रहे हैं, लोगों को बंद करके विस्फोट में रखना पड़ रहा है, जिससे विपक्षी पार्टियां या जो सत्ता बनाने के समीप दूसरे दल हैं वो अब उनके विधायकों को, दूसरे दलों के विधायकों को अपने साथ में जोड़ लें, विश्वास मत में कहीं धोखा ना हो जाए। और जो सिद्धांतों की राजनीति होती थी या हो सकती है, वो तो अब बात बेमानी सी हो गई है। अधिकतर लोग पैसे के लिए, स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए कहीं भी जाने को तैयार है। और आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में तो किस तरह से अपनी सरकार को बचाने के लिए गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जो उस समय की तत्कालीन समाजवादी पार्टी ने करने की कोशिश की थी। तो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं और इससे राजनीतिक का ये बल मिला है कि काम दाम दंड भेद लगा करके वो कुछ भी कर सकते हैं, राजनीतिक की दिशा अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। तो एक बार जब मतदाता अपना मतदान करते हैं, जब कि कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी होके उभरी भाजपा, लेकिन उसको छोड़ के बाकी लोगों ने मिलकर सरकार बना ली, जिनको एक तरह से जनमानस ने रिजेक्ट किया था। यही कुछ हुआ महाराष्ट्र में, इसके विपरीत हुआ गोवा में। बहुमत मिला, बहुमत किसी को नहीं मिला, ज्यादा सीटें मिली कांग्रेस को, लेकिन सरकार बना लिया भाजपा ने। आपको याद होगा कि अरुणाचल में पूरी की पूरी पार्टी ही केंद्र में, चूंकि भाजपा की सरकार थी तो उनके साथ में आके खड़ी हो गई। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में इन चीजों से बचने के लिए जो आपने कहा कि नए कुछ नियम आए, कानून आए, तो वो तो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से ही हो सकता है, क्योंकि जो लोग अगवा होने को तैयार हैं वो ऐसा कोई रिफॉर्म ला दें, इसकी संभावनाएं निकट भविष्य में कम दिखती हैं। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक जिसमें लालू प्रसाद यादव के फिर से चुनाव लड़ने की बात चल रही थी, वो चारा घोटाले में जेल में गए थे, उसी समय जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जिसको भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जेल की सजा होती है, उसकी विधायकी या उसकी लोकसभा का सदस्यता या राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी और आगे 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। उसके बाद ही सारे जितने भी राजनीतिक दल मजबूर हुए इस बात को मानने के लिए, अन्यथा उन्होंने तो आगे बढ़कर ऐसा कोई नियम नहीं बनाया। जी ठीक है। दिलीप यशवर्धन जी, देखिए इंदुकांत जी से बात करते करते वो मुझे याद आ गया कुछ कि गोरखपुर सदर और जो पिपराई जो सीट है विधानसभा, उन्हीं से पहले कहीं एक मणिराम सीट हुआ करती थी और त्रिभुवन नारायण सिंह वहाँ से चुनाव लड़े थे, मुख्यमंत्री बनाया गया था संयुक्त मोर्चे का और उपचुनाव हार गए थे। तो एक सब किस्सा तो बीजेपी ने सुना होगा, तो शायद ये डर भी रहता होगा कि कैसे बचाया जाए। सब अपना अपना लगे हैं बचाने में, तो कहीं ये किस्से सुन के डर तो जाते ही होंगे कि जब मुख्यमंत्री ही चुनाव हार गया और फिर 40 बार नोएडा चले गए योगी आदित्यनाथ, तो मिथक तोड़ने का तो उनने जो काम किया है वो किया है। लेकिन इन किस्सों से डर तो लगता होगा जनता को। जनता को क्या, कहीं जो आला कमान है, कहीं जो उनके सुपर पावर है, कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इस तरफ तो नहीं है कि योगी जी भी चुनाव हार रहे हैं? नहीं हमारा, क्योंकि देखिए इशारा, क्योंकि बड़ी टफ सीट थी। नहीं ये आपकी बात मजाक हो सकती है, मेरी बात मजाक हो सकती है, लेकिन त्रिभुवन नारायण, देखिए दिलीप जी,
त्रिभुवन नारायण सिंह चुनाव हार गए थे, टीएन सिंह, उसी मणिराम सीट से जो पिपराई और गोरखपुर सदर हो गई है। और जिस तरह मैं दो चीज़ें आपसे जानना चाह रहा हूँ, बड़ा अनुभव है आपका, इंदु कांत जी भी सुन रहे हैं, जवाब उनसे भी लूँगा, विपिन शर्मा जी से भी लूँगा, लेकिन मिथक तोड़ते रहे योगी आदित्यनाथ। नोएडा जाने से जो डरता था तो नोएडा जाके 40 बार होकर आए और वहाँ तो जेवर एयरपोर्ट बना डालने की बात कर दी। तो अब ऐसे में मिथक क्या टूटेगा? लेकिन ये हमें पता है कि एक आंकड़ा जो कहता है कि टीएन सिंह यानी कि मुख्यमंत्री उपचुनाव हारा गोरखपुर से, ये कहीं ना कहीं डर। त्रिशूल जी, अगर आप मिथ तोड़ने की बात करते हैं तो मिथ भाजपा तोड़ रही है, उस ट्रेडिशन को योगी जी आगे फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मिथ थे जो पहले मोदी जी के लिए भी कहे गए थे। जीएसटी लागू करते समय कहा गया था कि जिन जिन कंट्रीज ने, जिन सरकारों में जीएसटी अप्लाई किया है वो सरकारें दोबारा रिपीट नहीं हुई। योगी मोदी जी की सरकार रिपीट हो गई। 370 पे था कि अगर हटा दिया तो इनकी सरकार हिल जाएगी, वो भी नहीं हिली। तो इस तरह के बहुत सारे मित्र भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े हैं और योगी जी भी तोड़ रहे हैं, उसी ट्रेडिशन को आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन अपनी योगी जी की जो अपनी सीट थी वो वाकई में बड़ी टफ सीट थी। पहली बार लड़ रहे थे, जिस तरीके से ये विपक्ष के द्वारा अफवाह उड़ाई गई कि पंडितों की दुश्मन है ये भारतीय जनता पार्टी, और योगी जी की सीट है, वहां पर बहुतायत पंडित वोटर थे, 60 से 65 हजार वोटर पंडित के थे। लेकिन इनकी खुशकिस्मती कह लीजिए कि जो सपा ने और जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे वो दोनों भी पंडित थे, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, वो पुराने भाजपाई भी थे। तो कुल मिला के बड़ी टफ सीट रही है वहां की योगी जी की। पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, इनके मठ की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है, और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि जीत और हार का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होगा योगी जी की सीट पर, अगर जनता ने उसी हिसाब से वोटिंग करी होगी तो। और पंडित वोट अगर इनसे कट गया होगा तो जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, आप देखिएगा। विपिन शर्मा जी, देखिए बातें चलती हैं तो याद आ जाती हैं कि रामकृष्ण त्रिवेदी को चुनाव लड़वा दिया था और इंदिरा गांधी प्रचार में आई थी, और उस समय बड़ा ये था कि प्रचार में नहीं जाएंगी इंदिरा गांधी, और वहीं पर टीएन सिंह चुनाव हार गए। अब परिस्थितियां अलग हैं बिल्कुल, लेकिन जब राजनीति के किस्से कहीं ना कहीं निकलते होंगे तो यही डर होता होगा कि चलो अगवा कर लिया जाए, उठा लिया जाए, गायब कर दिया जाए, रिसोर्ट में छुपा दिया जाए। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने इंदिरा गांधी जी का जिक्र करा और तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का भी जिक्र करना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने एक बात बोली थी गठबंधन की सरकार को लेकर। उन्होंने बोला था कंपल्शन ऑफ कोलिशन, गठबंधन की मजबूरियां, उसका उल्लेख करा था उन्होंने। तो यहाँ पर गठबंधन जब बनता है, जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, समर्थन जुटाया जाता है, तो वहां पर मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सत्ता पे काबिज हुआ जाए, सत्ता हासिल कर ली जाए। आपस में जो विचारधारा थी, जनता के जब समक्ष गए थे, विजन डॉक्यूमेंट लेके गए थे, आप संकल्प पत्र लेके गए थे, तो वहां पर अलग बातें थी। वहां पर जिन विपक्ष के साथ आपने जिन पे हमला बोला था या उनकी आपने विचारधारा पे सवाल जवाब उठाए थे, आप उन्हीं के साथ जब हाथ मिला लें तो क्या जनता को संदेश मिलेगा? क्योंकि आप इस चर्चा में, त्रिशूल जी जिक्र कर रहे हैं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नजर बंद करने की बातें कर रहे हैं, तो साथ में ये बात भी जिक्र होना चाहिए कि जब विचारधारा से समझौता हो जाता है, वो भी तो विश्वासघात है जनता के साथ। कि यहाँ पर अब आप देखें, दिल्ली का उदाहरण ले लेते हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जब मिलकर सरकार बनाई, एक तरफ एक दूसरे पे हमला बोल रहे थे कि, और लेकिन अंत में जब आम आदमी पार्टी के नंबर कम थे विधानसभा में, तो वहां पर कांग्रेस ने समर्थन दिया। और अभी भी यही बातें चल रही है कि यहाँ पर अगर चाहे आप उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, अगर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की जरूरत पड़ती है तो वो देगी। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप जब जनता के बीच जाते हैं, वहां पर आप अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। ये सब पे लागू होता है, भाजपा पे भी लागू होता है, कांग्रेस पे भी लागू होता है, आम आदमी पार्टी पे भी लागू होता है। बिल्कुल, कि जब सत्ता पे ठीक है। विपिन जी आएंगे लौटकर, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं, चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। इंदुकांत जी, देखिए अब तांत्रिक भी कह रहे हैं, ज्योतिषी भी कह रहे हैं और वास्तुविद भी कह रहे हैं, सब लोग जो जिसको बोलना है सब बोल रहे हैं। एग्जिट पोल वाले बोल ही चुके हैं और अलग अलग दावे कर चुके हैं। लेकिन मान लीजिए 4 राज्यों में, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में कांग्रेस सरकार आ जाए, कांग्रेस का बहुमत आ जाए और लैंडस्लाइड विक्ट्री उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हो जाए, तो उसको कैसे रफू किया जाएगा? मान लीजिए हम पूछ रहे हैं आपसे, बहुत सारे सवाल, हजारों सवाल इस समय दौड़ रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे। तो एक सवाल हमने भी सोचा कि आप बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध वक्ता हैं, पूछ लिया जाए, आपका अनुभव भी बहुत है, कैसे रफू किया जाएगा? सवाल हमसे है? बिल्कुल आपसे ही है इंदुकांत जी। मैं सुन नहीं पाया, बीच में दोबारा टाइप किया गया है, जरा सवाल रिपीट करें। इंदुकांत जी, मान लीजिए कल 4 राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिल जाए, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाए भाजपा की, तो कैसे रफू कैसे किया जाएगा इसको? प्रवक्ता से लेकर एग्जिट पोल एजेंसियां, तमाम जो लोग बड़े बड़े दावे कर चुके हैं, कैसे इसको करेंगे फिर? जब सब बोल रहे हैं तो हमने भी एक सवाल कर दिया। जी जी, लैंडस्लाइड विक्ट्री अगर बीजेपी की हो जाती है उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित तौर पे देखिए जो केंद्र की मोदी सरकार है उसको बहुत मजबूती मिलेगी और भाजपा का 2024 का क्लेम फिर से सरकार बनाने का बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैंने ये भी तो कहा है आपसे कि मान लीजिए उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड, मणिपुर, इन 4 जगह कांग्रेस आ जाए, फिर क्या कहेंगे प्रवक्ता? उस सब के बावजूद मैं आपको बताऊं अमित जी, ये माना जाता है देश की राजनीति में कि जो हार्ट है पॉलिटिक्स का, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का, वो उत्तर प्रदेश, बिहार है। और उत्तर प्रदेश में जिसने सरकार बनाई वो भी इतनी शिद्दत से विपक्ष ने लड़ाई की है, खासतौर से समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने भी वहाँ बहुत जोर लगाया था। और ऐसे में जैसा जो आपने शब्द का उपयोग किया है लैंडस्लाइड, अगर लैंडस्लाइड होता है तो आप ये निश्चित मानिए कि भाजपा हाइपोथेटिकली भी अगर वो बाकी 4 राज्यों में हार जाती है तो वो इसका जश्न मनाएगी ज्यादा, और उन 4 राज्यों में हारने का वो कोई गम नहीं मनाएगी। अगर लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है तो देखिए 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट होंगी। एक तो इसी वर्ष राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है, बड़ा वोट बैंक आप जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश से होके आता है और इससे उनका राष्ट्रपति पद के लिए जो भी उम्मीदवार खड़ा करेंगे उसका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा अगर वो लैंडस्लाइड जीतते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने का अर्थ है कि बाकी विपक्षी पार्टियां जो गठबंधन करके 2024 में चुनौती देने की बात सोच रही भाजपा को, उनका उत्साह बहुत ढीला हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। क्योंकि परिस्थितियों में किसान आंदोलन हुआ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत विपरीत परिस्थितियां भाजपा के लिए मानी जा रही थी। उन परिस्थितियों में अगर वो लैंडस्लाइड जीतते हैं तो वो इसका जश्न मनाएंगे, बेशक 4 राज्यों में आ जाए। और वैसे भी मैं चंद्रशेखर जी आपको बताऊं कि भाजपा के अंदर खाने भी ये माना जा रहा है कि पंजाब में उनका कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक भविष्य नहीं है फिलहाल, और उत्तराखंड और गोवा में वो संघर्ष में है, बराबर की लड़ाई में है। तो जहाँ पे वो निश्चित तौर पर अपनी जीत मान रहे हैं वो मणिपुर और उत्तर प्रदेश, तो वो उनको ये महसूस होगा कि चलो मैंने मणिपुर ही लूज किया, बाकी जगह तो हमारे लिए पहले से खतरा था, और उत्तर प्रदेश लैंडस्लाइड जीतने का वो जश्न मनाएंगे। और 2024 के लिए विपक्ष बहुत कमजोर होगा। लेकिन जो एक कहते हैं मोरल विक्ट्री, जो 4 अन्य राज्य हैं वहाँ अगर कांग्रेस या और दल जीतते हैं, और ज्यादातर चांस है कि गोवा में और मणिपुर में अगर भाजपा हारती है, उत्तराखंड में, तो वहाँ कांग्रेस आएगी। नहीं, मेरा तो देखिए इंदुकांत जी, मेरा सवाल तो कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में ही है कि मान लीजिए 4 राज्यों में कांग्रेस ही आती है और वहाँ लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाती है, तो बीजेपी के लिए तो ये जश्न है। नहीं, देखिए इसमें दोनों चीजें होंगी। बीजेपी जश्न मनाएगी कि हम 2024 के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि हमारा मुख्य जीत का लक्ष्य था अपना उत्तर प्रदेश का, और वो हिंदी हार्टलैंड का सबसे बड़ा राज्य है, और चुनावी गणित के हिसाब से देश का ऐसा राज्य जो अकाट के वहाँ अगर कोई बम्पर सीट जीतता है तो बाकी राज्य कई बेमानी हो जाता है जीतना हारना। लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये एक तरह का अमृत होगा, अमृत वर्षा, क्योंकि कांग्रेस को इस समय नजर आ रहा है कि शायद
संभव है कि उसके हाथ झुंझला लगे, कोई भी राज्य न लगे, क्योंकि पंजाब वो हारने की स्थिति में है। ज्यादातर संभावना की आप सरकार बनाएगी वहाँ पे। और जो छोटे राज्य हैं, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, यहाँ पे अगर कांग्रेस थोड़ी अच्छी स्थिति में होगी भी तो वहाँ पे भाजपा अगर 19-20 का फर्क होगा तो उसको वो मात देने के लिए कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे में अगर 4 राज्यों में कांग्रेस ने जीत लिया, वो भी लैंडस्लाइड, तो आप समझे कि उसके लिए प्राणवायु जैसा होगा, उसको प्राणवायु मिल जाएगा। ठीक बात है। विपिन शर्मा जी, आपके चेहरे पे हजारों भाव आके चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, चले जा रहे हैं कि ये क्या सवाल पूछ लिया है। ये सवाल कितना, ये भी कुछ सवाल के अंदर बड़े कुछ होगा। चलिए बता दीजिए आप, मैं अब आपसे क्या पूछूं, आपके मन में जो ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहा है शब्दों का, उसी को व्यक्त कर दीजिए आप। देखिए त्रिशूल जी, आप बुद्धिजीव हैं और मैं बहुत दाद देता हूं आपकी, क्योंकि आपने सवाल जिस अंदाज में पूछा और उसकी बहुत अहमियत है। तो मैं बहुत अंदर से खुशी महसूस कर रहा था, क्योंकि कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। जब कहा जाता है क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, आखिरी बॉल तक आप किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। और उसी तरह से राजनीति तो और ज्यादा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो राजनीति में तो कब पासा पलट जाए, कब कौन बाजी मार जाए, कुछ नहीं कह सकते। और अगर हम आपने जो बात बोली कि कांग्रेस 4 राज्यों में चुनाव जीत जाती है और लैंडस्लाइड विक्ट्री, प्रचंड बहुमत भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिल जाता है, तो क्या समीकरण बनेंगे और कैसे भाजपा जश्न मनाएगी या कांग्रेस का। तो सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस का बोलूंगा। कांग्रेस के लिए तो ये पूरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी उसके हर राज्यों में सिमट रही है। अपने अंदर गुटबाजियां इतनी चल रही है इस समय कि अंदर अलग अलग खेमे बने हुए हैं, कोई ग्रुप 23, कोई ग्रुप 22, और बार बार कांग्रेस को बोला जा रहा है आत्ममंथन करें। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कुछ भी, डूबते को तिनके का सहारा। और यहाँ पर अगर राज्य जीत जाती है उत्तराखंड और गोवा, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। ये तो 2022 की सबसे बड़ी खुशखबरी होगी कांग्रेस के लिए। सबसे बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट होगा, आसमान में पहुंच जाएगा। पॉलिटिकल ट्विस्ट होगा ये बहुत बड़ा उसको एंटी क्लाइमेक्स कहें या ये कहें कि बिल्कुल ट्विस्ट इन द टेल, बहुत बड़ा ट्विस्ट हो जाएगा। और कांग्रेस के लिए तो ये ऐसी एक उम्मीद की किरण बन के आएगी कि वो तो उनका मनोबल भी 7वें आसमान पे हो जाएगा। और बार बार जो राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल उठते हैं कि बोलते हैं रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, तो वो सारी बातों पे लगाम हमेशा के लिए विराम लग जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर वही बात है कि बोला जाएगा, देखिए राहुल गांधी तो ये काम अच्छा करते थे, उनका नेतृत्व की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो वो बहुत आसान होता है यहाँ पर कि कैसे राजनीति में अगर आपके नतीजे में कुछ बातें हो जाती हैं तो वहां पर आपके बयान भी बिल्कुल बदल जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात होगी, लेकिन यहाँ पर जरूरी है इस बात का जिक्र करना कि ज्यादा प्रबल संभावना, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, ऐसा भी हो सकता है कि पश्चिम बंगाल वाला हिसाब किताब हो जाए। वहां पर विपक्ष में भाजपा थी और 100 भी पार नहीं कर पाए। वो अलग बात है, दावा करते थे भाजपा के बड़े बड़े नेता के चुनावी मैदान में कि 200 पार, दोहरा शतक लगाएंगे, 100 भी पार नहीं हो पाए। तो वही हाल अगर सपा का हो जाए, सपा पहले बात करते थे 400 लेंगे, फिर उसके बाद 300 पे आए, तो अगर ये 100 भी नहीं, शतक भी नहीं लगा पाए, तो वही हाल होगा जो भाजपा का पश्चिम बंगाल में हुआ। इसकी भी संभावना है। तो वहां पर आप जिस प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात कर रहे हैं, एक जनता उनको थंपिंग मेजॉरिटी दे दे, तो वो अगर होता है तो वो पश्चिम बंगाल वाली रिपीट कहानी हो जाएगी। लेकिन अभी ये देखना है कि यहाँ पर, क्योंकि कल कुछ घंटे रह गए हैं, कि बहुत कुछ होने वाला है। और पहले तो पोस्टल बैलेट्स की गिनती होती है, कई बार तो जल्दबाजी में लोग उसी पे अपना आकलन करना शुरू कर देते हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर अभी चंद घंटों में बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और समझ आ जाएगा कि जनता का मूड क्या है। और यही बात, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात करें, जैसे इंदुकांत जी ने बोला, बिल्कुल बात है, राष्ट्रपति के चुनाव हैं, और सबसे बड़ी बात है 2024 का ये जो नतीजे आएंगे वो सेमीफाइनल माना जाएगा। सेमीफाइनल ही इसको माना जा रहा है। ठीक बात है। भाजपा भी पहले से तैयारियां शुरू कर देती है। गुलाम नबी आज़ाद को पहले से पूरा बिल्कुल एकदम मेंटेन कर रखा है। और मायावती भी जिस तरह नहीं बोलती हैं, बड़ा एक लगता है कि और बड़ा होता जा रहा है। तो ये जो 23% वोट है,
ये जो माइनॉरिटी वोट है कहीं ना कहीं लगता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति सबका चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं भाजपा का बड़ा एक जो इलेक्शन मैनेजमेंट है बड़ा ज़बरदस्त रहता है। इंदुकांत जी, कुछ और भी जहन में आया हो तो बोल दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ आया है आपके जहन में। देखिए, जो अभी विपिन जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। चुनाव के परिणाम जो हमें लगता है कि एक तरफा नहीं होंगे और अधिकतर राज्यों में चुनाव कांटे के होंगे और जो परिणाम लोग सोच रहे हैं उससे अलग हट करके परिणाम वास्तव में लोगों के राजनीतिक पंडितों के होश उड़ाने वाले भी हो सकते हैं। ये बस यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे, यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे कि कुछ ना कुछ जहन में आया होगा आपके। जी, क्योंकि देखिए, आपको याद होगा कि बिहार में जब चुनाव हुए थे 2015 के, आपको याद होगा, तमाम एग्जिट पोल्स जो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बीजेपी वहां सरकार बनाएगी और वहां हो गया था उल्टा। और सवेरे सवेरे आपको याद होगा कि भाजपा के कार्यालय पर मिठाइयां भी बट गई थी, क्योंकि सवेरे सवेरे सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुले वो उनके फेवर में थे। तो वो बिल्कुल जो एग्जिट पोल और वो सब जो सवेरे के रुझान थे वो ऐसा मैच किया कि उन्होंने पटाखे भी छोड़ दिए, मिठाइयां भी बांट दी। लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश में खासतौर से दिखाए जा रहे हैं वो कुछ जो एक्सट्रीम दिखा रहे हैं 300 प्लस, उसकी संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती हमें व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मैंने देखा, विशेषकर मैं वाराणसी और आसपास के इलाकों में स्वयं गया था कवर करने के लिए लास्ट पेज में, वहाँ पे तो मुफ्त राशन बांटा गया है पूरे देश में कोरोना पीरियड में 2 वर्षों में। उसका बड़ा इम्पैक्ट है। 2-3 गरीब बुजुर्गों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि केवट जात के थे, यादव भी थे, पिछड़े थे, उन्होंने कहा कि मोदी जी खाना खिलावत है मुफ्त में और उसका ऐसा इम्पैक्ट था। हमने कहा किसको वोट देंगे, उन्होंने कहा देख खाना खिलावत है एक और कोरोना के काल में और जो इतना परेशानी है गरीबी के कोनो प्रभाव ना पड़ल, केहू के भूखे ना सोए के पड़ल। तो ये वाली बात अगर क्लिक कर गई तो इसको सपोर्ट करने के लिए जो बाकी और केंद्र की योजनाएं हैं चंद्रशेखर जी, जैसे पक्के मकान लोगों को मिले 60 से 80 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में, और एक मकान पे आप मान के चलिए कम से कम 5-6 लोग डायरेक्ट बेनिफिशियरी होते हैं और उनके खानदान के लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। तो इस ढंग की जो ई श्रम की योजना है सरकार ने भी कुछ दिन पहले चलाई थी, तो इसका गांव-गांव तक मैंने देखा कुछ लोग को ई श्रम के जो पैसे उनके अकाउंट में आए। इंदुकांत जी, आपका बड़ा लंबा एक समय गुजरा है यात्राएं करते हुए पत्रकारिता की। इस देश में तो आलू प्याज पर सरकारें गिर जाती हैं, वो वक्त थोड़ा सा बदल गया। इस देश में तो प्रधानमंत्री का पद 2 सिपाही ले जाते हैं कि कोई बड़ा नेता जो समर्थन दे रहा होता है वो गाड़ी से कार से जा रहा होता है और सिपाही से ऐसे ही बुला के पूछ लेता है कि क्यों, आपको किसने भेजा है, तो कह देते हैं कि हमें तो चंद्रशेखर जी ने भेजा है और उन्हीं ने निगरानी करवा रखी है आपकी। तो राजीव गांधी वापस लौटते हैं और समर्थन वापस ले लेते हैं। तो ये तो बड़ा विचित्रताओं से भरी हुई है राजनीति। तो फिर इन आंकड़ों को कैसे समझा जाएगा? अगर मान लीजिए मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूँ लौट के, मुझे लगता है कि कुछ निकल सकता है आज आपके जहन से या विपिन शर्मा जी की जहन से कि मान लीजिए इन सब आंकड़ों के बाद वो एग्जिट पोल भी जो कह रहा है वो भी अलग अलग बात कर रहा है, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है। लेकिन मान लीजिए कि 4 राज्यों में कांग्रेस आ जाती है और लैंडस्लाइड विक्ट्री उत्तर प्रदेश में हो जाती है, तो फिर इन आंकड़ों का क्या करेंगे जो आज तक दिखाए गए हैं, जो एग्जिट पोल आज तक बताए गए हैं? आंकड़ों की बात अगर कहेंगे चंद्रशेखर जी, तो देखिए हम मीडिया कर्मी भी इस ढंग के प्रवृत्ति के हैं कि जो आंकड़े जब रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर उसके एक्सप्लेनेशन अपने खुद भी बना लेते हैं। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि 2000 बिल्कुल, मैं इंदुकांत जी आपसे जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकांत दीक्षित जी जी, तो मैं कह रहा था कि जैसे 2012 का उदाहरण ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, और चुनाव के ये मतदान होने के बाद भी सारे एग्जिट पोल और पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे थे
कि हो न हो यहाँ पे त्रिशंकु विधानसभा आएगी, और किसी को भी सपने में भी नहीं है था कि समाजवादी पार्टी को लैंडस्लाइड, एक तरफा लैंडस्लाइड तो नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। और इवन समाजवादी पार्टी के नेताओं से हमारी उस समय बात हुई थी, उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनको पूर्ण बहुमत मिलेगा। और आज की तरह जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, आगे चुनाव के बाद क्या गुणागणित करेंगे इसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही, और आपको याद होगा कि उस समय किस तरह से अखिलेश ने एक अपनी लाइन खींचने की कोशिश की थी और समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े नेताओं को किनारे करने की बात कही थी। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए और शिवपाल और तमाम जो बलिष्ठ नेता थे, बलशाली माने जाते थे, जो छवि थी समाजवादी पार्टी की, उनसे अलग टिकट बंटवारे में भी अपना हस्तक्षेप किया था अखिलेश ने और जीत गई समाजवादी पार्टी। तो सारे मीडिया के लोग जो उसके पहले अखिलेश को कोई वैल्यू, कोई भाव नहीं दे रहे थे प्रॉपरली, उन्होंने जैसे ही रिजल्ट आया तो कहा कि ये देखिए अखिलेश का जो युवा नेतृत्व था, युवा चेहरा था और अलग तरह की राजनीति करने की इच्छा शक्ति थी, उसको जनता ने सपोर्ट किया। तो ये कहानियां तो देखिए हमारे मीडिया में, चंद्रशेखर जी, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जैसे रिजल्ट आएंगे लोग उसी तरह से उसका वर्णन करना शुरू कर देते हैं, नई नई कहानी गढ़ लेंगे जी। और वो फिर उसको बिल्कुल लॉजिकल बताएंगे कि किस तरह से हमने तो यही सोचा था कि अखिलेश के नेतृत्व को जनता बहुत जबरदस्त सपोर्ट कर रही है, और यही अगर योगी आदित्यनाथ, ऐसा लगता है अभी तक हमें कि जीत जाएंगे, सरकार जरूर बनाएंगे, तो योगी आदित्यनाथ और मीडिया के लोग जो उनके समर्थक हैं फिर कहानी गढ़ेंगे कि देखिए जो बाबा ने चलाया था बुलडोजर, जिस तरह से माफियाओं का उन्होंने सरेआम तोड़वाया था मकान और किला, उसका जनता ने स्वागत किया और राज के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और बहन बेटियों की इज्जत के लिए लोग किया है। और अखिलेश यादव का कोई भी दाव नहीं चला, किसान आंदोलन फेल हो गए। आप समझे, अगर मान लीजिए, कल्पना करिए जो बात आप इसका रिवर्स में कहूँ कि पंजाब में कोई कमाल दिखा दे भाजपा और उसका गठबंधन जो दो दल, और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बना ले योगी आदित्यनाथ, तो यही मीडिया के लोग, सारे लोग आने वाले कई वर्षों तक कहेंगे किसान आंदोलन धोखा था, किसान आंदोलन के लोगों का कोई जन समर्थन नहीं था और भाजपा ने और मोदी ने साबित कर दिया कि उनकी नीति बिल्कुल सही थी और ये किसान आंदोलन में बैठे लोगों को और उनको सपोर्ट करने वाले पार्टियों को नकार दिया पूरे देश में। बताइए ये हम गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? बिल्कुल। विपिन शर्मा जी, देखिए इंदुकांत जी ने जो कहा कि कल नई कहानियां गढ़ ली जाएंगी, कल नई स्क्रिप्ट लिख ली जाएंगी और इतिहास हमेशा जीत के पक्ष में लिखा जाता है, तो कल जो जीत होगी इतिहास उसी के पक्ष में लिख लिया जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ रह जाएगा उन सब के बीच, और वो शायद आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। निश्चित बात है, कुछ इसमें जैसा जो दिखता है वैसा होता नहीं है। यहाँ पर वो अलग बात है कि जब नतीजे आएंगे जिस राजनीतिक दल के भी हक में आते हैं, तो वहां पर सारी बातों का श्रेय उनको मिला जाएगा, बोला जाएगा बिल्कुल इनकी नीतियां भी अच्छी थी, जनता का विश्वास जीता है इन्होंने, जनता ने जनादेश तभी इनको दिया है, और ये लोग अपने बाकी जो प्रतिद्वंदी थे उनके मुकाबले इन्होंने ज्यादा अच्छे से जनता का भी विश्वास जीता और जनता को भरोसा दिलाया कि हम लोग आपके अधूरे काम पूरे करेंगे और विकास की गति और तेज होगी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जनता हमारी इतनी समझदार होगी, 21वीं सदी की जनता है, उसको भली भांति पता है कि विधानसभा के राज्यों के चुनाव क्या होते हैं, लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, वहां किनको चुनना है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही मापदंड लेके चलते हैं, कि एक ही पैरामीटर लेके कि यहाँ पर अगर हमने भाजपा को लोकसभा के चुनाव में मौका दिया तो हमने वही विधानसभा के चुनावों में मौका देना है। राज्य के अलग मुद्दे होते हैं, नगर निगम के अलग मुद्दे होते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं और नगर निगम के, तो वहां पर इस समय जो संभावना लग रही है कि वो आम आदमी पार्टी बाजी मारेगी। इसके पहले सत्ता पे काबिज रही है भाजपा एमसीडी में, तो वहां पर उसका ट्राइफरकेशन हुआ, 3 उसके भाग बने। और तो यहाँ पर अभी इस समय लोगों को भली भांति पता है, जब एक नारा चला था पीछे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के संदर्भ में बात चली थी, तो जनता दिल्ली की समझती है। जब 7 सीट
भाजपा को दी लोकसभा के चुनावों में, तो वही बात है कि सुपड़े साफ हो गए थे भाजपा के, कितनी सीटें निकाल पाए, 8 विधायक जीत पाए इनके, तो 8 विधायक बन पाए, तो वो 70 में से। तो यहाँ पर सबको भली भांति समझना चाहिए, नेताओं को, राजनीतिक दलों को, कि आज की जनता बहुत समझदार है, जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। यहाँ पर उनको सब पता, स्थिति बिल्कुल साफ दिखती है। आप भले ही उनके सामने समक्ष जाके बड़ी बड़ी बातें कर दें, जनता जनार्दन भी होती है और जनता को सारी बातें की समझ है कि यहाँ पर किसने सिर्फ चुनावी मौसम में आकर क्या जुमलेबाजी करी है। और अभी इसके पहले हम पीछे जाएं, जो बैठकों का दौर हुआ था, ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, वहां पर कई नेता आए 15 राजनीतिक दलों के, मुद्दा एक था मोदी हटाओ, तो मोदी बनाम ऑल, तो वहां पर ये चीजें भी हुई थी कि क्योंकि वहां पर उसका अगर हम बात का निष्कर्ष निकालें कि मोदी के सामने कौन है नेता खड़ा हुआ है, हम राष्ट्रपति पद के चुनावों की बात कर रहे हैं इस वर्ष जो होने हैं, वहां पर तो समझ आ रहा है अलग अलग दावेदार हैं कि शरद पवार भी हैं, मायावती भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, उनका नाम भी आ रहा है। तो अब आपने जिक्र करा गुलाम नबी आजाद का, तो यहाँ पर वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने कौन खड़ा है वो विकल्प भी होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब यह है कि आपके पास अगर कोई कैंडिडेट है तो वो जो कांटे की टक्कर दे सके। अरविंद केजरीवाल ने कोशिश करी थी चैलेंजर बन के कि वाराणसी में, लेकिन वो क्या हुआ, वो उनकी नासमझी थी, क्योंकि यहाँ पर पहले आप दिल्ली में कुछ तस्वीर बदलते, आज अगर वो करते 7 साल बाद 6 साल बाद, तो बात समझ आती है कि उन्होंने दिल्ली में कार्य करे हैं, उनका स्वास्थ्य का मॉडल है, विकास का मॉडल है, कुछ आम आदमी पार्टी का शिक्षा का स्तर ऊपर हुआ है, जो सरकारी स्कूलों का उन्होंने कायाकल्प बदला है, तो वो बात समझ आती है। लेकिन उस समय जल्दबाजी कर गए। तो यहाँ पर ऐसा नेता होना चाहिए जो विकल्प की तरह लोग समझ पाए कि हाँ प्रधानमंत्री के सामने खड़ा है। हमारे कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो होते नहीं अमेरिका की तरह कि वहां पर प्रेसिडेंशियल डिबेट्स हो, 2 उम्मीदवारों की आपस में डिबेट्स हो, रिपब्लिकन्स की और डेमोक्रेट्स की, तो वो जब हिसाब किताब नहीं है। लेकिन कम से कम अगर आपको प्रधानमंत्री के सामने लोकतंत्र को और मजबूत करना है, कोई ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए। मैं आप दोनों से, अब समय समाप्त हो रहा है तो इंदुकांत जी से भी ये जवाब लूंगा और आपसे भी लूंगा। इंदुकांत दीक्षित जी, देखिए 3 चीजें जनता समझ चुकी है कि भाजपा का राष्ट्रीय महत्व क्या है, दूसरी सरकार केंद्र में है, कांग्रेस कमजोर हुई तो उस पर विमर्श कर चुकी है, एक लंबा दौर गुजर चुका है, कांग्रेस के कमजोर होने से भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है, और तीसरा क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता और उनकी भूमिका को भी समझ चुकी है। तो ऐसे में जनता कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो जजमेंटल हुई होगी इस बार। बस मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। इंदुकांत जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा जनता में भी कहीं न कहीं विभ्रम की स्थिति अभी भी चंद्रशेखर जी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ा राज्य इस बार चुनाव में 2007 से जनता ने लगभग मन बना लिया है कि हम कोई त्रिशंकु विधानसभा नहीं देंगे। और 2007 में जब बहन मायावती ने सरकार बनाई थी तो उनको भी पूर्ण बहुमत की संभावना नहीं थी, लेकिन जब जनता ने दिया तो एक तरफा उनको बहुमत दिया। इसी तरह 2012 में सपा को पूर्ण बहुमत दिया। 2017 में जब यूपी को ये 7% दे करके 2 युवक आए, राहुल गांधी और अखिलेश, उनको रिजेक्ट किया और योगी आदित्यनाथ को झमाझम बहुमत दिया 325। और फिर उसके बाद आप ये देखें कि मेरा अपना आकलन है कि 2022 में भी ऐसा ही कुछ होगा कि स्पष्ट बहुमत तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई त्रिशंकु विधानसभा बनने की संभावना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। विपिन शर्मा जी, संक्षिप्त जवाब कि क्या ये होगा कि जो हम सवाल कर रहे हैं जनता ही समझ चुकी होगी और थोड़ी बहुत जजमेंटल हुई होगी इस बार? निश्चित बात है, जनता को पूरा हक है जजमेंटल होने का, क्योंकि जनता ही सबके तकदीरों के फैसले करती है, उनका बेशकीमती वोट पे ही सब कुछ निर्भर करता है। लेकिन कल के चुनावों में एक बात जरूर उभरेगी कि अगर आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता है पंजाब में, तो एक नया दौर शुरू हो जाएगा कि जब राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि कांग्रेस की वहां पर हार पंजाब में खास तौर पे
ये दर्शाएगी अभी कि हुई कहाँ कांग्रेस है? अब राष्ट्रीय अभी स्तर पे विपिन जी हुई कहाँ है हार? अभी नहीं, कहाँ हार हुई तो है? नहीं हुई है अभी चंद। हाँ, नहीं, वो मैं तो उस एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से बोल रहे हैं, और बाकी जो जमीनी हकीकत, जो जमीनी स्तर पर लोगों ने जो बोला है, बाकी कांग्रेस अगर बरकरार रहे वहां पर तो ये भी अच्छी बात है। ठीक बात है। अब देखेंगे कल क्या जनादेश जीत का किसके पक्ष में आता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। एक शेर है बड़ा ऐसा कि जो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को खोलता है कि कितने भोले थे वो लोग पुराने वाले और कितने चालाक हैं ये मेरे ज़माने वाले। मैं हाथ आजकल इसलिए मिलाता नहीं, उंगलियां काट न ले मेरे ज़माने वाले। दरअसल जनता के संग भी यही है कि वो हाथ जब मिलाने निकलती है तो उसके हाथ क्या उंगलियां भी काट ली जाती हैं, लेकिन फिर भी वो हाथ मिलाने के लिए मजबूर है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी भागीदारी की जिम्मेदारी अगर किसी के पास है तो जनता के पास है, और जनता इस रिश्ते को निभा रही है। लेकिन रिश्ता राजनीतिक दल निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, अब ये उनके पाले में है कल के बाद। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।